गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं दिगंत भाग 2 गद्य प्रकरण में। बच्चों हम लोगों के पास कहानियाँ थी, संस्मरण हैं, इन सब को लेकर के हम लोगों की चर्चा हो रही है। तो आज बच्चों 8वां चैप्टर आपके पास है, सिपाही की माँ। लिखा किसने? मोहन राकेश। मोहन राकेश जी ने लिखा। मोहन राकेश बच्चों का जन्म 1925 में बच्चों कहाँ? अमृतसर पंजाब में हुआ। बच्चों मोहन राकेश जी की मृत्यु 1972 में हुई। मोहन राकेश की जो प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हीं का एक नाटक है बच्चों, एकांकी है, उसका नाम है बच्चों सिपाही की माँ। ये नाटक बहुत ही सुंदर है कि युद्ध बच्चों व्यर्थ होता है, उसकी कोई मूल्य नहीं होती है। गरीब घर के लोग, गरीब घर का बेटा बच्चों युद्ध में लड़ता है, मारा जाता है, खत्म हो जाता है, परिवार बिखर जाते हैं। युद्ध अपनी सार्थकता को नहीं, कि युद्ध बच्चों सबसे बेकार है, सार्थक नहीं है बच्चों युद्ध। कोई भी युद्ध का जो होता है बच्चों, वह क्या करता है? तो लोगों को दुख ही देता है बच्चों, उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। वो तो कुटिल राजनीतिज्ञों की चाल होती है। तो इसी को नाटक के माध्यम से दिया कि एक बहुत ही गरीब परिवार है बच्चों, मुन्नी है ना, माँ की भूमिका में है बच्चों, मुन्नी बेटी की भूमिका में, विष्णी है बच्चों। और बच्चों उस कहानी में आप देखेंगे इस नाटक में कि बच्चों उनका बेटा है ना, और उनका बेटा कहाँ बच्चों? तो विष्णु का जो बेटा है बच्चों वो चला गया है। कहाँ चला गया है बच्चों? तो विष्णु का जो बेटा है वह बच्चों मानक है, वो युद्ध के लिए गया है। बर्मा से लड़ाई चल रही है बच्चों, बर्मा में लड़ाई चल रही थी। किसके साथ? तो बच्चों जापान के साथ अंग्रेजों की लड़ाई है। यहाँ भी बच्चों कहानी वही युद्ध की ही कहानी है कि मानक लड़ने गया है बच्चों, और वो जब लौट के आता है तो माँ को कुछ कुछ बताता था युद्ध के बारे में। मानक बच्चों के जिम्मे में उसकी बहन मुन्नी की शादी है। मानक इसीलिए मेहनत कर रहा था। एक गरीब परिवार का चित्रण है कि मुन्नी इंतजार कर रही है कि भैया का चिट्ठी आएगी। हर बार भाई की चिट्ठी आती, लेकिन इस बार बहुत दिन हो गया, भाई चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं। इधर बच्चों उड़ती उड़ती कुछ खबरें आती हैं, जैसे दीनू है तो बच्चों वो कुछ कुछ कभी बर्मा की लड़ाई में बच्चों वो लड़ा है एक आध बार, तो बच्चों वहाँ पे से कुछ कुछ बातें वो बनाता है, कहता है। बगल में कुंती रहती है, कुंती बताती है कि वो अपनी बेटी की शादी कर रही है, मुन्नी की भी शादी विष्णु को कर देनी चाहिए। और विष्णु कहती है मानक आएगा तो इस बार शादी का प्रयास किया जाएगा। बच्चों इसी बीच बर्मा से कुछ बच्चों लोग, कुछ और लड़कियां आई हैं जो भीख मांग रही हैं। मुन्नी और विष्णु बच्चों उनसे मिलती हैं। विष्णु को वो बताती हैं कि बर्मा में भयानक युद्ध है, जंगल जंगल ही है, वहाँ से आने में महीनों लग जाते हैं, खो भी सकता है इंसान। विष्णु बोली लेकिन लोग तो कहते हैं कि पानी के जहाज़ से जाते हैं। तो वो बताती है पानी के जहाज़ से सैनिक और फौज जाती है, आम लोगों के लिए नहीं लाने देते हैं। पानी के जहाज़ पे अटैक करते हैं, एक दूसरे के पानी के जहाज़ को सैनिक डुबो देते हैं। भयानक मार चल रहा है, बर्मा इतना खुशहाल था वो सब नष्ट हो गया है। जापानियों का और भारतीय सैनिकों का, अंग्रेजों की लाश पड़ी हुई है, बड़ी भयावह स्थिति है। बेचारी जो विष्णु है डर जाती है। मुन्नी को जो सो रही है, रात का समय है, और विष्णु एक स्वप्न देखती है कि बुरी सी बुरी स्थिति आई हुई है। और बच्चों अचानक मानक आता है कि माँ मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। मानक बताता है कि मैं भैंसी हो गया हूँ, मैं मारता हूँ। भैंसी मतलब कि दूसरे को मार देना है, नहीं तो वो उसको मार देगा। तो युद्ध अकारण है, वह बता रहा होता है ना। तभी एक दूसरा सिपाही आ जाता है, पूरी तरह से घायल है। वह बताता मैं मानक को छोड़ूंगा नहीं। मानक कहता है मुझे बचा लो। मानक की माँ कहती है छोड़ दो, ये मेरा बेटा है, तुम भी किसी के बेटे होगे, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। और वह उसके माध्यम से, यानी नाटक के माध्यम से इस बात पे प्रयास डाला गया है बच्चों कि हम युद्ध की निरर्थकता को जाहिर कर सकें बच्चों। तो एक बहुत ही सुंदर सा नाटक है बच्चों। कौन सा नाटक बच्चों? अत बच्चों सिपाही की माँ। एक सिपाही की माँ कितना हर दिन जीती है, हर दिन मरती है बच्चों। युद्ध के बुरी बुरी खबरें बच्चों आती रहती हैं, मन आशंकाओं से घिरा रहता है। युद्ध कितना निरर्थक होता है, वह एक परिवार को बर्बाद कर देता है।
एक सैनिक नहीं मरता है बच्चों, उसके साथ पूरा उसका परिवार, पूरा उसका समाज बच्चों दुर्दशा को पाता है, युद्ध में विनाश होता है बच्चों, निर्माण नहीं होता है। तो इसी को प्रदर्शित करते हुए मोहन राकेश जी ने एक नाटक लिखा, उसका नाम है बच्चों एक सिपाही की माँ। अब इसके बाद आगे बढ़े हम लोग बच्चों। इसके बाद हम लोगों के पास जो चैप्टर आता है वो चैप्टर है बच्चों नामवर सिंह का। नामवर सिंह ने बच्चों लिखा है, क्या लिखा है? प्रगीत एवं समाज। प्रगीत एवं समाज, ये नामवर सिंह की लिखी हुई रचना है। आइए थोड़ा सा नामवर सिंह के ऊपर चर्चा किया जाए कि 28 जुलाई 1927 को जौनपुर में बच्चों ना, वाराणसी के पास है जीवनपुर, यहीं पे बच्चों हमारे श्रेष्ठ समालोचक नामवर सिंह का जन्म हुआ। माता पिता बच्चों बागेश्वरी देवी और नागर सिंह थे बच्चों। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, बहुत सारे पदों पे रहे, हिंदी विभाग के सलाहकार रहे बच्चों। और बच्चों उनको बहुत सारे सम्मान भी मिला, साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें 1971 में मिला। उनकी प्रमुख कृतियां जो हैं वो है बच्चों बकलम खुद, फिर बच्चों हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऐसी उन्होंने बच्चों आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। यहाँ पर भी बच्चों उन्होंने जो निबंध लिखा है बच्चों वह है प्रगीत और समाज। कि बच्चों समाज पर प्रगीत का असर बहुत पड़ता है, बड़े बड़े काव्य लिखे गए, बड़े बड़ी चीजें लिखी गई बच्चों, लेकिन समाज ढला कैसे, समाज चला कैसे? तो प्रगीत के माध्यम से। प्रगीत कौन सा है? तो वह कथा, वह लोकगीत, वह लोक संगीत जो बच्चों ढला समाज की समस्याओं से, खुशियों से, दुख से, दर्द से, संवेदनाओं से, जो बच्चों गीत उभर करके आए, यही तो प्रगीत है। और इन प्रगीतों में ही हमारा लोक साहित्य छुपा पड़ा है। और लोक साहित्य जो है वही बच्चों हमारे समाज का दर्पण है कि कोई समाज कैसा है, तो उसके प्रगीत को देखिए बच्चों, उसके प्रगीत को देखिए, प्रगतिशील गीत, प्रगतिशील गीत, रोमांटिसिज्म में मत खोए बच्चों। वो जो समाज ने प्रगति की, उसके प्रगति के जो गीत बने बच्चों, जिन्होंने उस पे समाज पे प्रभाव छोड़ा, वही से हम बच्चों समाज की परिकल्पना कर सकते हैं, समाज के बारे में समझ बना सकते हैं बच्चों। ये समाज के निर्माण में बच्चों ये जो मुक्तक हैं, प्रगीत मुक्तक कहलाते लिरिक्स, कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अच्छा, ये केवल ऐसा नहीं है कि भारत में, पूरे विश्व में बच्चों प्रगीत बने। समय समय पर कालांतर में बच्चों प्रगीत की रचना की गई, जिनमें जीवन के संघर्षों को बताया, लोगों को जीवन जीने की कला को बच्चों सिखाया गया कि जीवन जीने की कला क्या हो सकती है। उन संगीतों में, उन कथाओं में हम देखते हैं कि समय समय पर जो रचनाएं हुई हैं बच्चों, वो रचनाएं तो उस समाज का दर्पण हैं। उस समाज के एक सही और अस्थायी अध्ययन के लिए प्रगीतों का होना अत्यंत ही आवश्यक है, अत्यंत ही आवश्यक है। कई प्रगीतों को उन्होंने बच्चों जिक्र भी किया, जैसे लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्या से पलकें डूबी सी ही थी, पर अभी नहीं कोई सुनता था मुझे, कहाँ पर किसने वह सातों सागर के पार, एकाकीपन से मानो हार, एकाकी उठे मुझे पुकारा कई बार, मैं समाज तो नहीं न मैं कुल जीवन, कण कण समूह में हूं मैं केवल एक कण, कौन सहारा मेरा कौन सहारा ना। कि बच्चों जब आप ये पढ़ेंगे तो इससे क्या समझ आ रहा है? अथवा अकेलापन, कि लोग अकेलेपन को कैसे काटते हैं, लोग कितने विवश होते हैं, उसके दर्द को महसूस होता है। तो ऐसे जब गीत को पढ़ते हैं तो आप एक समाज के बारे में परिकल्पना करते हैं, आपके पास एक सामाजिक विचारधारा उत्पन्न होती है बच्चों, आपको समाज की पकड़ मिलती है। तो यही था बच्चों आपका चैप्टर प्रगीत एवं समाज। लिखा किसके द्वारा था बच्चों? नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया था बच्चों प्रगीत एवं समाज। इसके पश्चात बच्चों हम लोगों को आगे बढ़ना है बच्चों, और आगे बढ़ के क्या देखना है? तो जूठन। इसके बाद क्या है बच्चों? तो जूठन। आपने जूठन को देखना है। आइए बच्चों जूठन को देखें। किसने लिखा? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया
है बच्चों, बहुत अच्छी कहानी है बच्चों। समाज में जो निचले वर्ग हैं उनके शोषण पर आधारित एक कहानी है जूठन। ये बच्चों 30 जून 1950 को जन्मे हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। माँ मुकुंदी देवी, पिता छोटन लाल थे बच्चों। और बच्चों उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। उनको बच्चों उनकी प्रमुख रचना जो है जूठन है, सलाम है, घुसपैठिए है, ये सब रचनाओं को उन्होंने लिखा बच्चों। कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जूठन था बच्चों, उसने बहुत लोगों को आकर्षित किया बच्चों। समाज की एक सही चित्रण किया गया कि बच्चों वो लिखते हैं जूठन में कि जो उनका समाज था उनको चूहाड़ कहते थे, चूहड़ समाज, चमड़े का काम करने वाले चमार जाति से थे। तो बच्चों वो लिखते थे कि उनका समाज क्या तो बड़े जातियों के जूठन पे पलता था। कि किसी बड़े ठाकुर के यहाँ शादी होती थी तो पूरा जूठन परिवार बैठा रहता था। जब शादी का सब खा के पत्तल फेंक देते तो उसी जूठन को उठा के और उसी को लोग खाते थे बच्चों। पूरियाँ बची होती थी उन्हीं को सुखा दिया जाता था बच्चों, और उनको बच्चों कूट पीस के फिर गुड़ मिला के बच्चों उनको खाया जाता था। जो जो भी चीज़ें बचती थी जूठन उसी को खा के चूहड़ समाज रहता। कि समाज का अत्यंत पिछड़ा अंत्योदय, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि अंत का उदय करना पड़ेगा, तो आंखें खोल रही हैं बच्चों कि ऐसे जूठन पे पलते थे। एक बार लेखक बताता है कि उसकी माँ कही कि ठाकुर एक पत्तल दे दो ना अच्छा खाना। तो बोला जूठन पे ही तुम लोग पलते हो, तुम्हें जूठन ही खाना चाहिए, ज़्यादा मुंह मत बड़ा करो। ये जो परिवार था चूहड़ परिवार बच्चों, चूहड़ समाज, ये क्या क्या करते थे तो बच्चों सालों भर जानवर के गोबर लीद उठाते थे, सफाई करते थे और देते थे क्या है बड़ी जातियां। तो बच्चों 2 जानवर पे 2.5 सेर अनाज, सालों भर सेवा करनी पड़ती। जानवर मर जाता तो उसको बच्चों जूठन ये बच्चों जो नीचे समाज था वो उठा के ले जाते थे 10-15 आदमी। फिर उसका चमड़ा उतारा जाता, उसके चमड़े को बेच के 10-15 रुपये उन दिनों बच्चों मिला करते थे। तो लेखक बताते हैं कि मुजफ्फरनगर में ले जाके चमड़ा बेचा जाता था। यही उन लोग के लिए बहुत बड़ी कमाई का साधन था बच्चों। लेखक याद करके बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि उनके पिता और भाई जो थे वो चले गए थे। तो उनको क्या करना पड़ा बच्चों, तो उनके मम्मी को भेजना पड़ा क्योंकि एक जानवर मर चुका था। चाचा गए हैं उनके साथ, लेकिन चाचा बच्चों हिस्सेदारी कर रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने दुखद जीवन को लिखते हैं कि मुश्किल से चमड़ा उतारा, स्कूल के सामने ही चाचा ने पीठ पे लाद दिया, खून से लथपथ आए। तो उनकी भाभी ने कहा भी कि माता जी इनको मत लगाइए, ये काम में न लगाइए। कि वो बच्चों अपने जीवन को ओम प्रकाश वाल्मीकि याद करते कि जब उनके पिता ने उनको स्कूल भेजा तो उनके मास्टर हैं कलीराम। कलीराम बोले तू चूहड़ का है ना, तो बच्चों शीशम की डाली कटवा के उससे पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाना, हर दिन झाड़ू लगाते, साफ करते, पढ़ाना नहीं था। एक दिन उनके पिता ने देख लिया, लड़ाई झगड़ा हुआ, बच्चों पढ़ने लगे, बहुत दुख से क्लास में पढ़ते हैं, पैसे नहीं होते थे, उधार की किताब से, मांग की किताब से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। जो नीच समाज को रखा, समाज का निम्न वर्ग जो रखा बच्चों, उसको हमेशा हमेशा से पीछे बनाया जाता रहा बच्चों। उनको हमेशा पीछे ही रखा गया, उनको समाज की मुख्य धारा में कभी लाने की कोशिश ही नहीं की गई। तो बच्चों आँख को खोलती हुई हाँ समाज की जो बच्चों कुव्यवस्थाएं हैं उनको प्रदर्शित करते हुए एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इससे आगे चलते हैं। अब हम लोगों के पास कौन से चैप्टर बचे बच्चों, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसने लिखा बच्चों हंसते हुए मेरा अकेलापन, और तो बच्चों लिखा है मलयज ने। मलयज जी की लिखी हुई रचना है हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह बच्चों डायरी की तरह लिखा गया है। आपको डायरी लिखने की आदत है बच्चों, कि अपने दिन भर की घटना को, खास खास घटनाओं को बच्चों लोग डायरी में अंकित करते हैं। और डायरी पढ़िएगा तो बच्चों उससे पता चलता है ना कि जो लेखक होता है उसको कितने कष्ट का सामना करना पड़ता है। वह भी एक आम आदमी की तरह जीवन को जीता है।
तो मलया जी का बारे में बच्चों 1935 में मलया जन्मे, 1982 में उनकी मृत्यु हुई। कहाँ जन्मे थे? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में मलया जी का जन्म हुआ। उनका बच्चों मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, लेकिन उनका उपनाम है मलया, इसी से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बच्चों बहुत सारे रचनाएं लिखी, जैसे जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ ना, आलोचना में से, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों। तो मलया जी के आज आइए बच्चों डायरी को हम लोग देखते हैं कि मलया जी ने बच्चों डायरी लिखा है, और डायरी बड़े सुंदर से लिखा है ना। डायरी कैसे लिखा जाता है? जैसे पहला लिखते हैं रानीखेत 14 जुलाई 1956 में, और लेखक प्रकृति से अपने को जोड़ता है कि सुबह देखा लेखक तो पेड़ कट रहे हैं, तो पेड़ ऐसे कट रहे थे जैसे सैनिक में युद्ध में बच्चों सैनिक कटते हैं, मरते हैं, शहीद हो जाते हैं। उसी तरह जंगल को काट के बच्चों और शहरों को बसाया जा रहा है। तो लेखक अपने को प्रकृति से जोड़ता है। फिर बच्चों लेखक आगे बढ़ता है बच्चों, और वो ना 18 जून 1957 में ना खेत में बच्चों कौवों को बैठा देख के कि फसल पक गया है, और उसमें बच्चों कौवे फसल को चुगने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों छोटी छोटी घटनाओं का डायरी में उनका जो जिक्र किया है, जैसे बच्चों को आसानी के बारे में जिक्र करते हैं ना, कि पर्वतों का यह प्रदेश कितना सुंदर है, यहाँ से हिमालय को देखना कितना अच्छा लगता है। अपनी परिस्थिति को बताते हैं ना, कि किस तरह से वह वहाँ पे बच्चों रहे, उन्होंने वहाँ पे अपना समय बिताया बच्चों, कैसे पहाड़ों में लोग अपने जीवन को जीते हैं। तो बच्चों रचनाकार को का भय, डर, संताप, क्रोध, सब चीज को दिखाते हैं वो, कि रचनाकार का यथार्थ और भोगा हुआ यथार्थ, ये दोनों बच्चों, रचनाकार ही अपने को बच्चों बनाता है एक दुनिया, और फिर उसी रचना में बच्चों वो उसको भोगता भी है, उन दुखों को उठाता भी है। ये दोनों ही बच्चों जीवन में सदैव चलने वाली चीजें हैं, कि आप कुछ रचना करते हैं तो उसका एक दर्द होता है, और फिर उस यथार्थ में जीते हैं जिसको, उसका एक दर्द होता है। और इन्हीं दर्दों के बीच से बच्चों क्या करना होता है? अतः जीवन को निकालना होता है। तो डायरी पढ़ने से इतना अच्छा लगता है कि हम लेखक के बारे में जान पाते हैं, उनका आत्म साक्षात्कार होता है। इस डायरी के माध्यम से लेखक के बारे में आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। यही थी बच्चों आपके पास रचना, कौन? तो मलया जी की लिखी हुई हंसते हुए मेरा अकेला पल। अब इसके बाद हम लोग के पास रचना आती है, वो है बच्चों तिरिच। इसके पश्चात हम लोग जो रचना पढ़ने जा रहे हैं वो रचना उदय प्रकाश जी की लिखी हुई रचना है तिरिच। तो हम लोग अब तिरिच को बच्चों देखने जा रहे हैं। तिरिच उदय प्रकाश जी ने लिखा, बहुत अच्छी कहानी है बच्चों, एक संकेतात्मक कहानी है कि तिरिच बच्चों लिखा उदय प्रकाश जी ने। उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 को बच्चों मध्य प्रदेश में हुआ ना, सीतापुर। बच्चों माँ गंगा देवी, पिता प्रेम कुमार सिंह। बच्चों उनकी प्रमुख रचनाएं जो थी दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की इत्यादि, ये सब प्रमुख उनकी रचनाएं हैं। तिरिच बच्चों एक बच्चों छिपकली टाइप का एक जानवर होता है। इसी को बच्चों संकेत रख के बनाया कि गांव जो है बच्चों, ग्रामीण समाज जो है वह शहर से दूर रहता है। गांव का व्यक्ति शहर से डरता है, शहर लोगों को लील जाते हैं, खा जाते हैं। शहर की जो व्यवस्थाएं हैं वह इंसान की इंसानियत को मार देती है। इसी को संकेत में रखा है तिरिच। ये लेखक बताता है उनके पिताजी टीचर हैं, और बच्चों वो शहर के नाम से डरते थे, बस देख के छोड़ देते थे, जाना भी पड़ता तो मिटियाते थे, नहीं जाना चाहते थे। गांव की गलियों में उनके पिताजी कभी नहीं खोते थे, लेकिन शहर के चौड़े सड़कों पे उनके पिताजी को खोने का डर बना रहता था। लेखक बताता है कि रोज रात को उसके सपने में तिरिच आता था, लेखक डर जाता था। लेखक बच्चों एक रहस्यमय जानवर का मतलब एक लोक कथा को आधार बनाता है कि तिरिच एक जानवर होता है जो बच्चों देखता है,
अगर आप उसको देख लेते और आंख से आंख मिला लेते हैं तो तिरिछ आपकी गंध पहचान लेता है, फिर आपको तिरिछ छोड़ता नहीं है, आपका पीछा करता है। तिरिछ आपको काट लेता है, उसके जहर से आपकी मृत्यु हो जाती है। तो तिरिछ जब देख ले तो उसको उसी समय मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए तिरिछ को। फिर बताते हैं कि तिरिछ अगर मार के भी बहुत लोग को तिरिछ से मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि तिरिछ बच्चों चांदनी रात में जो अमृत जैसा चांद का प्रकाश होता है इसमें और ठंडी में बच्चों उसको क्या होता है तो फिर से नया जीवन मिल जाता है, तिरिछ जिंदा हो जाता है। तो तिरिछ को मार के उसको आग से जला देना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर कथा का माध्यम है कि लेखक बताता है कि बड़ी मुश्किल से एक बार उनके पिताजी को शहर जाना पड़ा। उससे पहले पिताजी जब शहर जाने के लिए तैयारी हैं तो वो उस दिन रात को लेट से आते हैं, बताते हैं कि उनको तिरिछ ने काट लिया है। उनको बच्चों जख्म पे मरहम पट्टी की गई है। फिर लेखक बताता है कि पिताजी जाते हैं, वहाँ से गांव से बैलगाड़ी जा रही थी, उसी पे बैठे। फिर बच्चों लेखक को पिता की मृत्यु की सूचना मिलती है। लेखक पीछे से घटना को जोड़ते हुए जाता है, समझता है बच्चों कि उसमें वैद बैठे थे। वो बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी बैठे, उन्होंने जिक्र किया। तो वैद बच्चों बैलगाड़ी को रास्ते में रुकवाते हैं, फिर वो धतूरे का बीज को लेके पीस के और उसको बच्चों उनको खिलाते हैं। शायद पिताजी को बहुत जोर का नशा चढ़ा होगा ना। बताते हैं कि वो जब ट्रैक्टर से उतरे, जब वो बैलगाड़ी से उतरते तो वो शहर की ओर जाते हैं। और दिन की तरह बच्चों बस नहीं उनको मिल पाती है, क्योंकि बस सही समय पे आके निकल गई है पहली बार। फिर वो जाते हैं, वहाँ बैंक का कर्मचारी है, वो उनको जानता है। तो फिर बैंक का कर्मचारी से फिर कहानी पता चलता है कि जब वो पहुँचे तो बदहवास स्थिति में थे, शायद उनको बहुत प्यास लगी थी। वो पैसा उस समय गिन रहा था, उसी समय पहुंच गए। देखने लगे, बैंक के कर्मचारियों ने सोचा शायद लुटेरा है, इसलिए उनको बहुत मारते हैं, पीटते हैं। पिताजी को बहुत बुरा असर होता है, पिताजी की मानसिक स्थिति खराब हो रही होती है। पिताजी सड़क पे जा रहे होते हैं, सब उनको देख के ढेला मारने लगते हैं, सब उनको पागल करार देते हैं। उनका कपड़ा फट चुका है, घायल अवस्था में वो पहुंचते हैं। फिर दुकानदार के पास एक पहुंचे हैं, वहाँ पे भी वो बताता है कि जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। उससे पहले थानेदार बताता है कि वो आए थे शिकायत करने के लिए, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाया, क्योंकि थानेदार की पत्नी ने करेले की सब्जी बनाई थी। हाँ, करेला उसको पसंद नहीं है। इसी बात में बच्चों वो गुस्से में है और वो चाहता तो बचा सकता था, लेकिन शहर के जो जंजालों को दिखाने की कोशिश की गई कि अंत में उनके पिताजी को बच्चों गांव का ही एक दुकानदार है जो शहर में दुकान करता है, वही देखता है, दौड़ के बचाने जाता है, लेकिन तब तक पिताजी मर चुके होते हैं। यानी बच्चों शहर की जो कुव्यवस्थाएं हैं उसी को तिरिछ मानकर बच्चों इस रचना को लिखा गया है। यही था बच्चों आपके पास तिरिछ। इसके पश्चात बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ के बच्चों अब हम लोग कौन सी रचना आते हैं तो शिक्षा। शिक्षा है बच्चों। शिक्षा किसने लिखी तो जे कृष्णमूर्ति जी की लिखी हुई रचना है शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म तो 12 मई 1893 को जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म होता है बच्चों। जे कृष्णमूर्ति की मृत्यु बच्चों 1986 में होती है। वो बच्चों आंध्र प्रदेश के थे और उन्होंने बच्चों शिक्षा के संदर्भ में बहुत कुछ बच्चों लिखा है। एक सच्चे शिक्षार्थी थे वो। उनकी कृतियां हैं द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवोल्यूशन और कृष्णमूर्तिज नोट। तो ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने यहाँ पर बच्चों जे कृष्णमूर्ति शिक्षा में क्या बताना चाहते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा वास्तव में लोग सोचे कि केवल स्कूल जाना पढ़ना यही शिक्षा है, नहीं। शिक्षा मनुष्य को पूर्णता दिलाती है, उसको मुक्ति का मार्ग दिखाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों जो पहलू हैं जीवन के, इनमें सब जगह शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। डर के दी गई शिक्षा, डरा हुआ मन शिक्षा नहीं ग्रहण करता। शिक्षा का पूर्ण अर्थ क्या है, इंसान को निर्भय बना दे। शिक्षा इंसान को मुक्ति का मार्ग दिखाती है। इंसान की महत्वाकांक्षाएं उसको पागल बना देती हैं, उसको डर भय बैठा देती हैं। शिक्षा उनको जीने की तरीके को बताती है। शिक्षा मनुष्य को क्या करती है तो बच्चों अपनी परिस्थितियों का समायोजित ढंग से, एक विशिष्ट ढंग से हमको
समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करती है। तो शिक्षा अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो इंसान को मुक्ति में, जो इंसान के यथेष्ट विकास में, उसके व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ा योगदान रखती है। तो एक निबंध लिखा बच्चों, किसने लिखा? बच्चों जे कृष्ण मूर्ति जी ने लिखा है। जे कृष्ण मूर्ति की यह रचना है और यही बच्चों आपका अंतिम था चैप्टर आपका बच्चों दिगंत भाग सब खत्म हो गया। अब बच्चों थोड़ा सा व्याकरण पे भी चर्चा कर ली जाए। व्याकरण बच्चों थोड़ा सा बहुत हल्का आता है, व्याकरण भारी नहीं होता है। व्याकरण कि व्याकरण में बच्चों क्या है? तो संज्ञा बच्चों, ये संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं बच्चों: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। फिर बच्चों सर्वनाम को थोड़ा देखिएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं ना, कि पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक ना। फिर बच्चों आप थोड़ा विशेषण देखेंगे। विशेषण किसको कहते हैं? तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं बच्चों। विशेषण के 4 भेद हैं बच्चों ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण ना, परिमाणवाचक। तो बच्चों विशेषण के बाद क्रिया विशेषण को देखना है कि क्रिया की जो विशेषता को बताया वह क्रिया विशेषण कहता है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। फिर बच्चों आपको विलोम शब्द देखने हैं। विलोम शब्द किसको कहते हैं? तो बच्चों ठीक उल्टा, आय व्यय ना, आगम निर्गम, उत्थान पतन। फिर बच्चों आपने पर्यायवाची देखना है। पर्यायवाची में किनको हम लोग लेके आएंगे बच्चों? तो उसी के तरह के शब्द, जैसे गंगा के लिए, तो गंगा के लिए त्रिपथगा, स्वर्ग नदी ना, अलकनंदा, भागीरथी, ऐसे बच्चों दिया जाता है। फिर बच्चों आपको इसमें और जो देखना है वह बच्चों क्या देखना है? तो संधि। तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि 3 तरह की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर बच्चों आपने पढ़ना है कि स्वर संधि के कितने हैं? तो 5 भेद है: गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। उस पर थोड़ा देखिएगा बच्चों। फिर बच्चों समास, समास से भी बच्चों प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव है, टेंशन नहीं लेना है। ऑब्जेक्टिव समास से बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि बच्चों अगर हम लोग ले लें तो क्या कर सकते हैं बच्चों? अतो समास, तो 2 पदों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है वो समास है। जैसे तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है। तो समास से बच्चों पूछा जाता है कि अव्यय जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्ययीभाव समास, जैसे यथाशक्ति। फिर बच्चों अगर हम कहें कि जिसमें कारक प्रकरण उपस्थित हो उसको तत्पुरुष कहते हैं, जैसे बच्चों राजपुत्र। फिर हम लोग देखेंगे बहुव्रीहि में हमने क्या कहा? तो लंब उदर, लंबा उदर है जिसका, यानी अन्य पद कोई प्रधान हो जाता है, अर्थ से विशेष अर्थ को जो लाता है वह बहुव्रीहि है। द्वंद्व में बच्चों दोनों पद की प्रधानता होती है, जैसे माता पिता। और द्विगु में बच्चों पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे तिराहा, चौराहा, पंचवटी। तो इसमें पहला शब्द जो है वो है। कर्मधारय में बच्चों क्या देखना है? तो विशेष्य विशेषण होता है, पहला पद विशेष्य विशेषण बनता है। जैसे कृष्ण सर, काला सांप, उजली गाय, सफेद दूध, हरा घास। तो ये सब बच्चों क्या हो गया? तो कर्मधारय हो गया। तो समास से पूछता है, वाक्य संशोधन से पूछा जाता है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो बच्चों अनेकों क्या? एक, अनेक। अनेक तो खुद हो गया, तो अनेकों करना गलत है। तो ऐसे वह कमरा लोगों से लबालब भरा था। लबालब बच्चों पानी, द्रव्य से भरना होता है। खचाखच भरा था। इंसान ना होंगे बच्चों, पानी नहीं होगा। अब बाल्टी में पानी खचाखच भरा था तो पानी लबालब भरा होगा। तो बच्चों इनको देखना है। मुहावरे, घी के दिए जलाना। तो बच्चों कोई शुभ कार्य होना, अच्छा कार्य होना, श्री गणेश करना, शुरुआत करना बच्चों ना, कुछ शुरुआत करने के लिए होता। नाक का बाल अत्यंत प्यारा, ऐसे बच्चों मुहावरे रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जाते हैं। उसमें बड़े प्रश्नों पे जब हम लोग चर्चा करें तो एक निबंध है बच्चों। तो निबंध है बच्चों, मैंने नोट्स में सब कुछ को बना के दिया है।
आप उसका डिटेल स्टडी करेंगे बच्चों। नोट्स आपके पास हम लोग लिंक के थ्रू भेज देंगे कि आपको मिल जाएगा बच्चों नोट्स, ताकि उसको एक बार पढ़ लीजिएगा बच्चों, 1-1.5 घंटे में सारा कंप्लीट हो जाता है। बड़ा चीज में बच्चों संक्षेपण, संक्षेपण है बच्चों बड़े चीज में। अगर खोजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो संक्षेपण मिलेगा। संक्षेपण में करना क्या होता है, तो बच्चों मान लीजिए हमने कहा कोई चीज पे कि अनुशासन ही इंसान को महान बनाता है, बिना अनुशासन के न तो छात्र का जीवन रह सकता है, न ही बच्चों कोई समाज और राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है। अब ऐसा एक पद दिया, उसको पढ़ के और फिर उसका हेडिंग बनाए, अनुशासन का महत्व। फिर बच्चों कुल शब्द गिन लीजिएगा कि भाई कितना कुल शब्द हुआ, कुल शब्द संख्या। तो बच्चों मान लो 100 शब्द का होगा ना। और बच्चों संक्षेपित शब्द संख्या, संक्षेपित शब्द संख्या। तो बच्चों 100 को 3 से भाग देंगे। अब तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है बच्चों। 33 से बच्चों क्या कर सकते हैं, 3 आगे पीछे ले सकते हैं। अब फिर बच्चों अनुशासन महत्वपूर्ण है, अनुशासन उसी को बच्चों महत्वपूर्ण है। ये 33 शब्द जो हमको मिले इसी के बीच में हमने लिखना है, उस संक्षेपण कर देना, उसको छोटा कर देना है और उसको लिखना होता है बच्चों। तो ये संक्षेपण है। निबंध पे बच्चों हमने चुने हुए 4-5 निबंध बच्चों उसमें दे दिए हैं कि आप पढ़िएगा। जैसे करुणा का प्रभाव इस बार बहुत है कि चीन के वुहान शहर से फैला हुआ कोरोना धीरे धीरे विश्व को अपने चपेट में ले लेता है। विश्व में त्राही त्राही हो जाती है। एक अभूतपूर्व संकट का सामना करता हुआ विश्व रहता है। 4-5 महीने तो लोग कमरों में बंद ही रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास किए जाते हैं। इस बीमारी के कारण को खोजा जाता है। और बच्चों सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क का प्रयोग, इन सब के माध्यमों से इसके बचाव की जाती है। फिर थोड़ा वर्तमान में जो कि धीरे धीरे वैज्ञानिक इसका टीकाकरण बना लेते हैं। इसका टीका उपस्थित हो गया है और अब बढ़ रहा है दुनिया में, सभी जगह है। भारत में तो काफ़ी विकास किया और भारत में बच्चों को वैक्सीन ना जो बना चुका है, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि निकट भविष्य में इस बीमारी से इंसान मुक्ति को पा लेगा। तो ऐसा बच्चों ये ध्यान देना चाहे छात्र और अनुशासन या बच्चों विद्यार्थी जीवन और राजनीति, ऐसा मैंने बच्चों लिख करके दिया। आपके प्रिय कवि तो बहुत सारी अभी कविता कहानी आपने पढ़ी, तो उनसे बच्चों आप निबंध को दे सकते हैं। अब बच्चों पत्र लेखन है। निबंध के बाद आपके पास बड़ा सवाल में पत्र लेखन आता है। तो पत्र लेखन में बच्चों ध्यान दीजिएगा, पत्र 2 तरह का होता है। एक तो प्रधानाचार्य के पास लिखने का ना, या बच्चों घरेलू पत्र में, पारिवारिक पत्र में पिताजी को लिख के माताजी को अपने स्वास्थ्य का, हॉस्टल जीवन का ना वर्णन करते हुए पत्र लिखें। तो यह भी बच्चों मैंने 4-5 पत्र आपको लिखकर नोट्स में दिया है बच्चों। आप पढ़ें, अच्छी तरह से हिंदी को तैयार कर लें। एक बार नोट्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नोट्स बच्चों 3-4 घंटे में आप सब कुछ को पढ़ सकते हैं। फिर वीडियो को देख देख के बच्चों जहाँ पे लगे कि ये है बच्चों, वहाँ पे बच्चों 1-2 बार देख के दोहरा लीजिए। किताब बच्चों देखिए ना, किताब का संक्षेपण हमने कर दिया आपके पास। आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी होगी बच्चों, इसमें कोई शक नहीं। बस पढ़ें बच्चों, नोट्स को पढ़ें। समय का अब कम होता चला जा रहा है बच्चों, फिर भी पर्याप्त है। अभी ऐसा नहीं है बच्चों कि बहुत ही दिक्कत है। आराम से घर में बैठे हैं, घर में बच्चों बैठ के और पढ़ते रहें। वीडियो खोल के बच्चों देख लें। 3 भाग में बांटे हम लोगों ने, कविता का हिस्सा, कहानी का हिस्सा और व्याकरण का हिस्सा। तो बच्चे एक कोई भी अच्छी किताब उठा के व्याकरण देख लें, या मेरा नोट्स ही काफ़ी है, उसको एक बार अध्ययन कर ले बच्चों। अध्ययन कर ले बच्चों। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, पीछे के 3-4 सालों के प्रश्नों को अगर आप बनाते हैं बच्चों, तो भी आप इस मैच को जीतते हुए दिखते हैं। कोई भारी नहीं है। हिंदी तो हमारी अपनी बच्चों मातृभाषा है, तो इसको पढ़ के अच्छी तरह से एक बार रीडिंग कर लें, काफ़ी है। पूरा कहानी नहीं लिखने आता है, सारांश आता है। प्रसंगवश चर्चा, प्रसंगांतर चर्चाएं आती हैं बच्चों। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, जैसे तिरिच क्या है,
एक प्रश्न हो गया, रोज कहानी को संक्षेप में लिख दो। ऐसा ही बच्चे प्रश्न दिए जाते हैं, ज़्यादा नहीं भारी है। एक निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, संक्षेपण हो गया, ये बड़े प्रश्न हो गए। अब बच्चों एक सारांश लिखने के लिए आ गए कहानी का। कविताओं में तो बच्चों पंक्तियां दे के प्रसंगवश चर्चा करने आ गए, तो 25-25 50 नंबर ये हो गए। और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है जिसमें व्याकरण ज़्यादा है। और फिर देखिएगा लेखक का जन्म, मृत्यु, उसके माँ बाप, उसकी कृतियाँ, इतना ही को फोकस करना है। इसी को 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। 3-4 साल के जो पीछे वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक होगा बच्चों, हर जगह उपलब्ध है, उसको देख लें बच्चों ना। तो कंप्लीट होता मेरा नोट्स देख लें बच्चों, तो कम समय में बेहतर तैयारी हो सकती है। इसलिए बच्चों अभी है 4-6 को, अभी हम लोगों के पेपर में समय है ना। अकाउंट्स वगैरह पेपर को अच्छी तरह से देखते रहें, और बीच में 1 आध घंटा जब समय मिले तो बच्चों देख लें, और एक अच्छी तैयारी करके आप अपने परीक्षा में बच्चों अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी की एक बच्चों तैयारी करवा दी। मेरा तो बच्चों समाप्त हो गया है। तो बच्चों आपको परीक्षा में ढेर सारी सफलताएं मिले बच्चों, आपके सपने पूरे हों। इसी के साथ बच्चों मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।